तिरकिट तकिट धिन्ना धागेन कत धा 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 तिरकिट तक धी धीना धा तीना धा धी धीना धा तीना धा धी धीना धा तीना धा। लंबा जीवन विविध पड़ाव के धनी रामधनी जी परफेक्ट पिक्चर चैनल में आज हम रामधनी द्विवेदी से बात कर रहे हैं, जिन्होंने 50 वर्षों से भी अधिक समय से पत्रकारिता में काम किया। कुछ समय निकालते हैं अपने लिए और वो बजाते हैं तबला। तो चलिए हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं कि उनके जीवन में जो मोड़ आए किस्म के उनको उन्होंने किस तरह से देखा। खास बात यह है कि फोटोग्राफी और अखबार में फोटोग्राफ को लेकर के बहुत सचेत रहे हैं। तो हम सुनते हैं रामधनी द्विवेदी। पहले अध्यापक थे तो पत्रकारिता की तरफ आए तो किस रूप में काम करना शुरू किए उसको बता दें। पत्रकारिता में फोटो एक बहुत अहम विषय है, एक बहुत अहम पार्ट है पत्रकारिता का। फोटो को लेकर के बहुत सचेत रहे आप। मैं फोटो जर्नलिज्म की ही खाली बात नहीं करूंगा बल्कि फोटोग्राफी की बात करूंगा। कई बार डिस्प्ले पिक्चर भी अखबारों में दी जाती है जिसका संबंध उस दिन की खबर से नहीं भी होता कि इस उम्र में आके आपका तबला बजाना, एक पत्रकार तबला भी बजाने लगे, अपने सुख के लिए बजाए, अपनी शांति के लिए बजाए, तो और भी अच्छी बात। 19 जनवरी 1973 से मेरी यात्रा शुरू हुई है और इस साल लगभग 49 साल मुझे पत्रकारिता में हो गए। पत्रकारिता में मैंने रिपोर्टिंग से शुरू की, मैं डेस्क पर रहा, मेरा अधिकांश समय मेरा डेस्क पर ही बीता। दूसरी भाषाओं के शब्दों का उपयोग भी हिंदी में करना पड़ता है और आप उसमें बताते हैं बड़ा आसानी से कि इसके लिए ये शब्द का प्रयोग करें। हिंदी पत्रकारिता में भाषा और वर्तनी यह एक पुरानी समस्या है। जब शुरू में हिंदी के अखबार छपना शुरू हुए तो यह धारणा बनी कि हिंदी पट्टी में पढ़े लिखे लोग कम हैं, इसलिए सरल भाषा में उनकी बोली में खबरें और लेख लिखे जाएं। जैसे आज की परंपरा थी कि बैंक न लिख करके बंक लिखते थे, कर्फ्यू न लिख करके कर्फ्यू लिखते थे, स्टेशन न लिख करके स्टेशन लिखते थे। इसके पीछे यह तर्क था कि आम आदमी जो है, आम पब्लिक जो है, इसी भाषा को बोलती है, इन्हीं शब्दों को बोलती है। हम जो बोलता है उसी की भाषा में हम खबर छापे तो उससे जुड़ा होगा। रीडर कनेक्ट आजकल इसका नाम दिया जाता है। और जब मैं जनवार्ता मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पर वर्तनी की एक पुस्तिका थी जिसको मूलतः आज ने तैयार किया था, लेकिन सभी अखबार अडॉप्ट करते थे। और उसमें किस शब्द को कैसे लिखे जाएंगे, जैसे आजकल हम लोग विदेश मंत्री लिखते हैं, उस समय परराष्ट्र मंत्री लिखा जाता था। बाद में चला नहीं, क्योंकि भाषा में एक नियम होता है जिसको मुख सुख सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न लाघव सिद्धांत। जिस शब्द को आसानी से बोला जा सके वह प्रचलन में आ जाता है, उसको लोग बोलने लगते हैं, और जिसमें जबान लड़खड़ाए, टंग ट्विस्टिंग हो, वो नहीं बोल पाते लोग। तो परराष्ट्र मंत्री नहीं चला, विदेश मंत्री हो गया, और विदेश मंत्री सभी अखबार हो गए। लेकिन एक बड़ी समस्या है, समस्या यह है कि जितने अखबार हैं सबकी अपनी अपनी वर्तनी अलग अलग है। उसको किस रूप में लिखा जाए जो हर हिंदी भाषी क्षेत्र में उसी तरह लिखा जाए, यह इस पर मतैक्य नहीं हो पाया। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों शब्द हैं जिनको लेकर के कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और आज तक ये चर्चा होती रहती है, बहस होती रहती है, और एक सहमति बनती है कि इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे। उसमें बाद में परिवर्तन संशोधन भी होता रहता है। हालांकि सभी अखबारों ने अपनी भाषा के मानक तय किया अपने अपने हिसाब से, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। यह सिर्फ हिंदी में है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में जिस शब्द की जो स्पेलिंग है वही हर अखबार लिखेगा, उस स्पेलिंग को बदल नहीं सकता, हिंदी में बदल देगा। हिंदी में जैसे हम लोग कार्रवाई लिख देते हैं तो उसमें कार्रवाई लिखा जाता था, अब बदल गया, उसको कार्रवाई हो गया। तो बहुत शब्द हैं और इन शब्दों को लेके अभी भी चर्चा होती रहती है। सभी अखबारों में का ये दायित्व है कि हिंदी को सही करने के लिए, शुद्ध करने के लिए एक मानक रूप तय करें।
और एक ही शब्द सब जगह चला है, वो एक ही तरह का ग्रामर सब जगह हो, तो वह हिंदी पाठकों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम खबर सिर्फ नहीं पढ़ाते, हम भाषा सिखाते भी हैं। यदि हम कोई गलत शब्द लगातार अपने अखबार में लिख रहे हैं, तो जो पढ़ने वाला होगा पाठक, छोटा बच्चा हो और बड़ा हो, उसी गलत रूप को ही अडॉप्ट कर लेगा, यही मान लेगा कि यही सही है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में जो शब्द जिस तरह लिखा जाता है, पूरी दुनिया में उसकी स्पेलिंग एक है। हिंदी में ऐसा नहीं। हिंदी को ध्वन्यात्मक भाषा कही जाती है। कहा जाता है कि हम जैसा बोलते हैं वो वैसा लिखते हैं, लेकिन बोली भी हमारी हर देश में अलग अलग है। तो अलग अलग है तो उसका रूप कैसे होगा? हम कहीं रोड बोलते हैं, कहीं रोड बोलते हैं, कहीं सड़क बोलते हैं, बिहार में सड़क बोलता है, तो कैसे लिखा जाए? इस पर एक सभी की सहमति से ये चीजें होनी चाहिए। और शुद्धता के लिए तो सही शब्द सही रूप में छपे, इसकी कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए और लगातार होती भी रहती है। मैं बताऊं कि जब आपने विदेशी शब्दों की बात की, विदेशी खास तौर से विदेशी नाम की बात की, विदेशी नाम की स्पेलिंग अलग होती है, उसमें साइलेंट्स होते हैं अल्फाबेट, और वो उच्चारित नहीं किए जाते लेकिन स्पेलिंग में लिखे जाते हैं। खास तौर से जर्मन और फ्रेंच नाम को लेकर के बड़ी समस्या होती है। और फ्रेंच में तो अंत के जो अक्षर होते हैं उनका उच्चारण ही नहीं होता। लेकिन ऐसे जब भी जैसे कोई राजनयिक फ्रांस का आता है तो उसका नाम सही होते होते यहाँ से चला जाता है 2-3 दिनों में, तब तो लोग सही रूप उसका जान पाते हैं। तो ये माना जाता था कि बीबीसी नाम के उच्चारण पर बहुत ध्यान देता है, चाहे स्थान का नाम हो चाहे व्यक्ति का नाम हो, तो वह सही उच्चारण करने की कोशिश करता था। हिंदी के अखबार रात का बीबीसी के बुलेटिन सुनते थे और वह जैसा नाम बोलता था उसी तरह का नाम लिखने की कोशिश की जाती थी। आज ऐसा नहीं होता। आज भी बीबीसी नाम को लेकर अधिक सतर्क रहता है और वह व्यक्ति या स्थान के नाम को सही उच्चारण के रूप में देना चाहता है। कभी कभी विदेशी भाषाओं का उच्चारण हिंदी के अनुरूप नहीं होता, तो हम लोगों को उसके हिंदी के अनुरूप भी करने की कोशिश करनी पड़ती है, जिससे कि हिंदी पाठक उसको समझे। और यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये खत्म नहीं हुई। और भाषा का परिष्कार इसी तरीके से होता है। हम जिसको समझते हैं गलत शब्द है, लिंग में गलतियां होती हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का प्रयोग में गलतियां होती हैं, और भाषाई स्तर पर अन्य कई तरह के वाक्य विन्यास की गलतियां होती हैं, पंक्चुएशन की गलतियां होती हैं, विराम चिन्हों को गलत जगहों पर लगाया जाता है, इस तरह की गलतियां होती हैं। मैं जब इलाहाबाद में था तो नवभारत टाइम्स वहाँ के हास्कस में जाता था और लड़के इसको पढ़ के अच्छी हिंदी और जनरल नॉलेज की चीज़ों को समझते थे। अब वैसा नहीं है। अब तो ये इंग्लिश इसको जो पढ़ेगा उसकी हिंदी ही खराब हो जाएगी। ये लेकिन अब मेरा मानना है कि पहले की तुलना में अब हिंदी अखबारों की भाषा में बहुत सुधार हुआ है और ये सतत चल रहा है। 49 साल पत्रकारिता, और ये अंत में देख रहा हूँ कि आजकल तबले का शौक आपको, ये कैसे आया कि तबला बजाना चाहिए? तो शौक तो दूसरे भी आ सकते थे और भी तमाम कलाओं के से जुड़े हुए चीज थी, लेकिन आपको तबले का कैसे आया? एक इस प्रोफेशन में तो सब एडिटर से लेकर के समाचार संपादक तक बन गया, आगे भी जा सकता था, बन जाता, लेकिन ये लगा कि मेरी जो पर्सनल इंडिविजुअल कोई चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। पत्रकार अमूमन अड्डेबाज होता है, खासतौर से रिपोर्टर। मैं रिपोर्टिंग में नहीं रहा, मैं डेस्क पर ही अधिक रहा, तो मैं उस अड्डेबाजी से बचा रहा, मेरा समय बचा रहा। मैंने इलाहाबाद में 2 चीजें सीखी, एक होम्योपैथी और दूसरी ज्योतिष, और ये दोनों चीजें मैंने खूब पढ़ी। और मैं समझता हूँ कि ज्योतिष को तो बाद में मैंने बहुत व्यवहार नहीं लिया, लेकिन होम्योपैथी को मैंने व्यवहार में लिया। मैंने एक निःशुल्क क्लिनिक भी चलाई, बरेली में 10 साल रहा, तो वहाँ तो ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ व्यस्तता ज़्यादा थी, काम के लिए समय ज़्यादा देना पड़ता था, प्रेस में समय निकल नहीं पाता। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि संगीत के प्रति मेरे अंदर एक जीन्स है मेरे पिताजी का। तो मेरे पिताजी, मुझे याद है कि मेरे पिताजी बचपन में बहुत अच्छा तबला बजाते थे जब मैं छोटा था, और वो युवा थे और वो बहुत अच्छी
बहुत अच्छा तबला बजाते थे, अच्छे भजनकारों से, अच्छे गज़ल गाने वालों के साथ संगत भी करते थे। मैं बहुत छोटा था, मेरे मन में था कि एक पिताजी की निजी चीज़ थी, निजी क्वालिटी थी, ये मुझे सीखना चाहिए। मैंने पिछले 3 सालों से एक ऐसा संयोग ही मिल गया कि मैंने यहाँ के एक संगीत विद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि जब मैं वहाँ गया, मुझे लोगों ने देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि इस उम्र में, उसमें मैं लगभग 70 साल के आसपास का था, आज मैं 72 साल का होने वाला हूँ। तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि इस उम्र में तबला सीखना चाहते हैं। मेरे लिए एकदम नई चीज़ थी। जब मैं पहली बार इस तबले को मैंने देखा, मुझे इसके अंग बताया कि ये चीज़ ये है, ये स्याही है, चाटी है, ये लब है, ये मैदान है, ये दायां है, ये बायां है, ये यहाँ ये बजता है, यहाँ ये बजता है। तो मुझे एक नई दुनिया समझ आ रही थी। और जब मुझे पहले दिन इस पर बजाने के लिए मुझे टीचर बताया कि ना बजाइए, ता बजाइए, ना है ये, तो मेरी ऐसे ऐसे मेरा हाथ ऐसे गिर रहा था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। पहला दिन मेरा वो। खैर, ये कला है और साधना है, ये बहुत समय लेती है और ये एक दिन में सीखी नहीं जा सकती, 1-2 साल में सीखी नहीं जा सकती। अभी तो हम लोग इसका क ख ग सीख रहे हैं और क ख ग के बाद 2 शब्दों को जोड़ के जो वाक्य बनाया जाता है, ग्राम जाता है, वह दौड़ता है, सिर्फ उसी स्तर पर हम लोग आए हैं। वो भी बहुत अभ्यास की कमी के कारण से वह चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि इसको जब से शुरू किया मैंने, तो एक अलग तरह का आनंद मिलता है मन में, एक अलग तरह की थ्रिल मिलती है और एक तनाव से मुक्ति मिलती है जब भी मैं 1 घंटे रोज इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। इसको दायां करते हैं, इसको बायां करते हैं, इसकी आवाज़, और ये 3 उंगलियों से तबला बजता है। इसकी उपयुक्तता नहीं है, इसकी उपयुक्तता नहीं है, जबकि अंगूठा सब जगह काम करता, तबले में नहीं काम करता, तबले से सपोर्ट करता है। और कुल मिला के 10 अल्फ़ाबेट हैं, 10 वर्ण हैं इसके, और 10 वर्ण से इतने संयुक्त वर्ण बनते हैं कि घंटों आदि बजाता है उसको। और जैसे कि ये ता है, ता, यही नाम है, ना, जैसे ना 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 ना, उनको बताइए। हाँ, ये ग ग ग ग ग, इन्हीं आवाज़ों को मिला करके पूरा जो जिसको फ्रेज कहते हैं, छंद बनते हैं। इनमें एक छंद, जैसे धाधा तिरकिट, धाधा तुमना, या तिरकिट धा तिरकिट धा, ये छंद का छोटी सी एक लाइन है। इसी का अभ्यास करते हैं। ज्योतिर्मय को बताया, इन्होंने उसको बहुत तेजी से एडॉप्ट किया और ये रोज अभ्यास करते हैं। लिखित मैटर से और फोटो, इन दोनों में बहुत ही शरीर और आत्मा का संबंध होता है। एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व कमजोर हो जाता है। फोटो खबर में जान डाल देती है। एक जब भी कोई अखबार खोलता है तो सबसे पहले किसी पाठक की निगाह फोटो पर और हेडिंग पर जाती है। यदि फोटो अच्छी है, फोटो में कोई मैसेज है, फोटो में कोई घटना है, तो तत्काल वहाँ पर वह रुक जाता है पाठक, पहले फोटो देखता है, बाद में खबर पढ़ता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है पाठक की खबर को पढ़ने की। इससे साफ हुआ कि फोटो सबसे पहले ध्यान खींचती है। यदि किसी खबर में फोटो नहीं है तो वो हेडिंग ध्यान खींचती है। फोटो टेक्निक ने, आज की प्रिंटिंग छपाई की टेक्निक ने इतना विस्तार कर लिया है, इतना डेवलपमेंट हो गया है कि हम फोटो को एकदम लाइवली देने लगे हैं। छोटी फोटो हो, बड़ी फोटो हो, इन सब से अखबार की साज सज्जा बहुत बेहतर हो गई है। उनकी
आकर्षक हो गए हैं, लोगों का ध्यान उस पर जाने लगा है, उनकी प्रसार संख्या भी इसीलिए बढ़ गई है। जहाँ तक इंडिपेंडेंट फोटो की बात है तो ये भी दिया जाता था, आज भी स्वतंत्र फोटो दी जाती है एक अच्छे कैप्शन के साथ, जो परिचय दिया जाता है। उसका परिचय 4-6 लाइनों में होता है, फोटो बड़ी होती है, जो फोटो देखने के बाद पाठक उस पर रुकता है, 2-4 मिनट के लिए ध्यान से देखता है। और मैं समझता हूँ कि उस पेज पर सबसे पहले यदि किसी का ध्यान कहीं जाता है तो फोटो पर जाता है। जब मैं बनारस में था तो दैनिक आज में एक कॉलम छपता था, वो कैमरा देखता है करके, यस अतिबल करके बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, और वो एक फोटो रोज शहर में घूम के लाते थे, जो किसी खबर से जुड़ी नहीं होती थी, किसी घटना से जुड़ी नहीं होती थी, लेकिन चूंकि बनारस के थे, बनारस बहुत ही फोटोजेनिक शहर है, उसमें फोटो की बहुत भरमार होती है, तो उस पर वो एक कॉलम रोज देखते थे, और सबसे ज़्यादा देखा और पढ़ा जाने वाला कॉलम वही था। आज भी जो अखबार इंडिपेंडेंट फोटो देते हैं, कभी कभी घटनाओं की फोटो देकर ही काम चला लिया जाता है, खबर नहीं दी जाती, उसको परिचय इस ढंग से लिख दिया जाता है, फोटो ही देख करके पूरी घटना समझ जाता है। और एक चीज जरूर है कि यह फोटो जिस पेज पर रहती है, उस पेज पर फिर वो अकेली फोटो होनी चाहिए। दूसरी फोटो जब आएगी तो बट नेचुरल है, ध्यान उधर भी जाएगा, इसलिए थोड़ी आकार में बड़ी होनी चाहिए, उसमें जो सामग्री है वह बहुत क्लियर होनी चाहिए, बिना बोझ के उस चीज़ समझ में आ जाए, दिमाग पे बोझ न डालना पड़े, और उसकी आइडेंटिटी उस पेज पर देंगे। इंडियन एक्सप्रेस इस ढंग के प्रयोग करता है, हिंदी के अखबारों में इसका प्रयोग कम होता है, भास्कर इसका प्रयोग करता है, फोटो देख करके इंडिपेंडेंट फोटो देता है, परिचय देता है, और उसको कभी कभी अमर उजाला भी अमर उजाला कम करता है, देता है, वो भी कम करता है। हिंदी दरअसल उत्तर भारत के हिंदी अखबारों में फोटो के साथ प्रयोग करने की परंपरा नहीं है, कम है, ये उस तरह से खुल के प्रयोग नहीं करते जैसे अंग्रेजी के अखबार करते हैं, भास्कर करता है, विदेशों में किया जाता है। विदेशों के अखबार देखिए तो आधे पेज की, क्वार्टर पेज की फोटो देते हैं, कैप्शन देते हैं, एक बार बिना उसको देखे पाठक आगे जा ही नहीं सकता, उसको रुकेगा ही रुकेगा। ये प्रयोग हिंदी में नहीं होते। हिंदी में पता नहीं क्यों एक ऐसी मनोवृत्ति लोगों की है संपादकों की कि वो फोटो को खुल नहीं देना चाहते। कभी कभी कुछ अखबार देते हैं, वो लिखो भी घटनात्मक फोटो के साथ। अब तो मत्थे पर भी फोटो सुपर इम्पोज की जाने लगी, पहले तो हिंदी में होता ही नहीं था ये। और यह आप देखिए कि जिस अखबार ने भी किसी बड़ी घटना की फोटो हेडिंग के साथ सुपर इम्पोज की, तो खोलते ही उसी पर रुकता है, पाठक में और नहीं जाता। तो ये जो फोटो है, ये एक जीवंतता ला देती है उस दिन के अखबार में। और जहाँ भी रखा जाएगा, जैसे फोटो अखबार हमेशा होल्ड करके रखा जाता है, और अपर हाफ में जो फोटो होती है, जो 2 कॉलम के ऊपर है, 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, 5 कॉलम है, या कुछ भी है, तो सबसे पहले ये मनोविज्ञान है पाठक का, दूसरे उठाया तो उस फोटो को देखेगा, फिर अखबार को खोलेगा।